में घोषणाएं हो सकती हैं। बाजरे की एमएसपी पर खरीद की घोषणा हो सकती है और 75,000 नौकरियों समेत कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। और बजट में खासतौर पर ज्ञान पर फोकस है, यानी कि युवा, महिला, किसान, अन्नदाता, गरीब और साथ ही इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर पर विशेष फोकस होगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट पेश करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। 20,000 करोड़ के बजट को लेकर हर तबके के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, खास उम्मीदें हैं। और इस बजट की कॉपी की अगर बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा पहुंचाई जा चुकी हैं। जी हां, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बजट की कॉपीज हैं। ये तमाम जो सदस्य हैं उन सदस्यों को बजट की कॉपीज दी जाएंगी और इन्हीं में से एक जो मूल कॉपी है उसको बजटीय भाषण के तौर पर वित्त मंत्री दिया कुमारी पढ़कर प्रदेश की जनता को बताएंगी, सदन को जानकारी देंगी कि आगामी 2024-2025 के बजट को लेकर क्या कुछ ऐलान, क्या कुछ घोषणाएं की जा रही हैं, किस तरह से खर्चे का और कमाई का ब्यौरा रखा जा रहा है। रविंद्र जी, पहले ट्रक में भरकर आती थी, बिल्कुल। अब चूंकि सॉफ्ट कॉपीज दी जाती हैं विधायकों को, मीडिया कर्मियों को, तो इसीलिए ये एक कार में ही समझ आती हैं, लेकिन पहले ट्रक में भर के ये प्रतियां आती थी। अब ये सॉफ्ट कॉपीज का दौर शुरू हो चुका है। सुबह 9 बजे की तस्वीर दिखा रहे हैं जब कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा में ये प्रतियां पहुंचाई गई। जी हाँ, ये डिजिटल इंडिया का ही एक प्रतीक है, डिजिटल भारत का ही एक प्रतीक है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, क्योंकि कागजों का जितना कम से कम इस्तेमाल किया जा सके, जितनी ज्यादा चीजें डिजिटलाइज्ड हो सकें उसके लिए कोशिश। और हमने आम बजट, केंद्रीय आम बजट को भी देखा है, वो भी डिजिटल तरीके से पेश किया जाता है। वित्त मंत्री की तरफ से टैबलेट या आईपैड की तरफ से ये बजट पढ़कर घोषणा की जाती है, बजट पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर, इन्हीं बैग्स के अंदर बजट की प्रतियां, बजट की कॉपीज, जो कि पूरे एक साल का लेखा जोखा होगा राजस्थान का, पूरे राजस्थान का, राजस्थान के लोगों का। क्या कुछ घोषणाएं हैं, कैसे इसमें कमाई का जरिया बढ़ाने की बातें लिखी गई हैं, खर्चा कहां कहां करना है, कैसे जो ज्ञान की बात की जा रही है, ज्ञान पर फोकस यानी GYAN, उसको कैसे मद्देनजर रखना है, क्योंकि बात यही हो रही है लगातार कि ग्रामीण, युवा, अन्नदाता और साथ ही साथ नारी, इन 4 बिंदुओं पर फोकस रहेगा। और इन बजट में, इस बजट में देखना होगा कि इनको लेकर क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। और बजट से पहले कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं मनु, और आज आइए उन बयानों को सुन लेते हैं। 2-5% की मैं कह नहीं सकता, 95% घोषणाओं पे कोई विचार सरकार के द्वारा नहीं किया गया। और बाकी तो अभी बजट आने वाला है, बजट आने के बाद में पूरी प्रतिक्रिया मैं दूंगा, पर मुझे लगता नहीं, हमने तो बड़ा मन करके अब की बार कहा था कि अच्छा बजट आता है, राजस्थान के विकास का बजट आता है, राजस्थान की ग्रोथ को लेकर बजट आता है, तो मुझे खुशी होगी और हम इनका समर्थन करेंगे। पर जिस प्रकार का जो माहौल नज़र आ रहा है, जिस प्रकार का 7 महीने के इनका कामकाज नज़र आ रहा है, मुझे लगता नहीं कि गरीब के बारे में, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, युवा के बारे में इस बजट के अंदर सोचा जाएगा। ये कुछ करेंगे तो बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा जरूर दे सकते हैं, ऐसी तो मुझे जरूर इनसे उम्मीद है। आज मुख्यमंत्री जी हमारे इस सत्र का बजट लेकर के पधार रहे हैं और दिया कुमारी जी इसको रखेंगे। निश्चित रूप से ये बजट जो है राज्य में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है और हर वर्ग को कहीं न कहीं निश्चित रूप से खुशियाँ लेकर के ये बजट आएगा, चाहे से व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो। जिस तरह से सभी वर्गों की बैठ के लेकर के उनको सुन कर के जिस तरह से तैयारी की गई है वो हम सबके सामने है। निश्चित रूप से युवाओं के लिए हो, चाहे से रोजगार के क्षेत्र में बात हो, चाहे से किसानों के लिए योजनाओं की बात हो, चाहे से व्यापारियों के लिए टैक्सेस में और इस तरह की बात हो, सभी में कहीं न कहीं राहत देने वाला ये बजट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है सरकार के लोगों की तरफ से कि एक खास विजन और
बजट की बारीकियां समझते हैं और बजट किस तरीके से आपके घर को फायदा देगा, क्या लोक लाभवान होगा या सख्ती उसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की देखने को मिलेगी। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। आरपी विजय बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन जवाहर सिंह बेढम मंत्री हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं उनको सुनते हैं पहले। आप सबको और राजस्थान की जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि आज का जो बजट होगा और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने जैसे अपेक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाई और कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा पाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज माननीय वित्त मंत्री महोदय हमारा बजट पेश करेंगे। जो जनता ने सपने देखे हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उन पर खरा उतरने का काम करेंगे। युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, बेरोजगारों का, व्यापारियों का, यानी कि राजस्थान के आम जन का ध्यान रखते हुए लोक कल्याणकारी बजट आज पेश होगा। उसकी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो लोक कल्याणकारी बजट पेश होगा, जवाहर सिंह बेढम ये कहते हुए। और आप ये देखिए, ये तस्वीरें भी अब आ रही हैं। हमने पहले बजट की प्रतियों की तस्वीरें आपको दिखाई थी और साथ ही साथ अभी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री और साथ ही साथ अधिकारी मौजूद, ये बजट की प्रति और यही इस पे लिखा हुआ है आपड़ो अग्रणी राजस्थान। हाँ, बिल्कुल, यही थीम है। यानी इसका साफ तौर पर विजन भी नजर आ रहा है कि वो एक ऐसा बजट पेश होने जा रहा है जो राजस्थान को आगे लेकर जाएगा। जाहिर तौर पर इन्वेस्टमेंट को लेकर किस तरीके से माहौल बनाया जाएगा, उसका लेकर तमाम उद्योगपति जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई तरीके के जो विभाग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुख्यमंत्री जी ने मिले थे, तो अपने इलाके को लेकर किस तरह की मांग की है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजली पानी की स्थितियाँ जो बीच में जो समस्याएं पैदा हुई थी उसके बारे में बात की थी। साथ ही साथ कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी जो हमारे उस क्षेत्र में आ रही है, उसमें स्थानीय युवाओं को वरीयता मिलनी चाहिए, इसके लिए भी मैंने मांग की। बेरोजगारों के लिए कुछ भर्तियों के लिए 70,000 भर्तियों की घोषणा की गई थी। बिल्कुल, युवा हूँ। हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उनके साथ हैं। सुधीर जी, आप बात कर सकते हैं टीकाराम जूली से। अभी हमने उनका बयान भी यहाँ पे सुना। उनका कहना है कि बड़े उद्योगपतियों के लिए बजट होगा और पहले से ही वो निराश हो रहे हैं। और देखिए, निश्चित रूप से टीकाराम जूली जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और सीधे सामने बैठे हुए थे, आपसे सीधे बात करने के लिए मुखातिब को। आप सीधे चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं, मेरी उसमें आवश्यकता भी नहीं रहेगी, लेकिन सवाल मैं दाग देता हूं। आपके सवालों की आवश्यकता रहेगी। पहला सवाल आप पूछिए इनसे, उसके बाद हम पूछेंगे। टीकाराम जी जवाब दे रहे हैं। पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि नई टीम है, नई सरकार है, लेकिन जो बजट बनाने वाली टीम है वो पुरानी है, तो क्या लगे सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ ये बजट रहने वाला है? पुराना जो 4 साल 5 साल का रहा वो परिलक्षित होगा, सोशल जस्टिस की योजनाएं इसमें ज़्यादा होंगी। देखिए, मैंने सुधीर जी अभी बताया भी था कि अब की बार हमने ये सोचा था कि सरकार अच्छा बजट लेके आती है तो हम इनकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन पिछले 7 महीने का अगर हम शासन देखें तो उसके अंदर जो हमारी चिरंजीवी योजना है, दुर्घटना बीमा योजना है, इंदिरा गांधी शहरी विकास योजना थी, रोजगार योजना थी, अन्नपूर्णा किट योजना थी, अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसके अंदर भी इन्होंने संख्या आदि कर दी, राजीव गांधी युवा मित्र हैं, महात्मा गांधी प्रेरक हैं, बेरोजगारी भत्ता है, पेंशन है, ये सारी चीजें इस सरकार के द्वारा अटकाई जा रही है। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम पिछली सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। जब हमारा बजट आया था तो राहत, बचत और बढ़त के उसका थीम थी और उसके ऊपर हम लेके आए थे, और राजस्थान ने पूरे देश के अंदर 2nd नंबर की जीडीपी बन के दिखाया था, जो ग्रोथ हमारी थी उस समय की। तो आज जिस प्रकार से ये सरकार जो काम कर रही है, और विशेष रूप से मैं फोकस करना चाहूँगा ओपीएस पे, राइट टू हेल्थ पे, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट पे, जो हम लोग लेके आए, जो एक मील का पत्थर साबित हुए राजस्थान के अंदर। तो आज जो सरकार आज बजट पेश कर रही है, बजट पेश करे, अच्छा पेश करे, राजस्थान का विजन उसमें नजर आए तो अच्छी बात है। तो टीकाराम जूली जी, आप
उनको ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सरकार की तरफ से जो बजट आज पेश होगा वो पिछली सरकार की घोषणाएं, योजनाओं को खारिज कर देगा या उनके नाम बदल देगा या अपने तरीके से ही अपनी कुछ अलग योजनाएं लेके आएगा। और आपको ऐसा लगता है कि वो योजनाएं आपसे बेहतर नहीं होंगी? 10 योजनाओं तो मैं बता रहा हूं। आपने चिरंजीवी बंद करके भामाशाह शुरू की है जी। चिरंजीवी में जितने हॉस्पिटल कवर हो रहे थे भामाशाह में उतने हो रहे। आयुष्मान भारत पहले भी भामाशाही थी। चिरंजीवी 25 लाख का था, आयुष्मान भारत जो है 5 लाख का है। चिरंजीवी में 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी था, इसमें 1 रुपए का दुर्घटना बीमा नहीं है। तुलना तो आप खुद कर लीजिए कि हमारी योजनाएं कैसी को लेकर जानकारी मिल रही कि हो सकता है कि उसका दायरा बढ़ा दिया जाए, जितना चिरंजीवी में दे रहे थे वहां तक पहुंचा दिया जाए आयुष्मान के जरिए। अल्टीमेटली मकसद तो यही है ना कि जनता को फायदा हो। हाँ, निश्चित तौर पर मैं मुझे खुशी होगी कि आयुष्मान भारत योजना का जो तीन चीजें बढ़ेगी इसमें, जो मुख्य रूप से पहली तो राशि इसके अंदर बढ़े, दूसरा जो हॉस्पिटल हैं उनकी संख्या इससे ज्यादा बढ़े, और तीसरा इसके अंदर जो बेनिफिशियरी है, क्योंकि हमारी योजना के अंदर पूरा राजस्थान कवर होता था। ज्यादातर लोग तो सरकार की तरफ से ही जुड़े हुए थे, जो अलग से जुड़ना चाहते थे वो 850 रुपए में जुड़ सकते थे। लेकिन इस योजना के अंदर मात्र 70 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं। तो ये इतना बड़ा अंतर इस योजना के अंदर है जो मैं बताना चाहूंगा। जी सर, सबसे ज्यादा मांग हम भी जब लगातार न्यूज 18 के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता जब जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, रोजगार को लेकर युवाओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। और अगर हम लेखानुदान बजट के दौरान की बात करें तो 70,000 नौकरियों की घोषणा की गई थी 1 साल के अंदर। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार हो सकता है वर्गीकरण करके, कैलेंडर जारी करते हुए पूरी एक स्पष्टता आ जाए। आपको उम्मीद है ऐसा हो पाएगा? और ऐसा हो तो बेहतर है। नहीं, मैं तो चाहता हूं युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार पिछले 7 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रही है, उसी पे रोक लगा रखी है। 70,000 नौकरियों की आपने घोषणा की। नहीं, देखिए बेरोजगारी भत्ता की अगर बात करें, मैं रोक रहा हूं आपको, कि बेरोजगारी भत्ता का तो ऐलान 2018 में आपने भी किया था, वो आपने भी पूरे 5 साल नहीं दिया था। नहीं, तो हमारा चल रहा है। नहीं, चल रहा है। बेरोजगारी भत्ता 3,000 की हमने कही, महिलाओं को 3,500 की कही, बाद में हमने उसको 4,000 और 4,500 भी किया। ऐसा नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं जो चल रहा था उसी को रोक रखा है 7 महीने से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, 2-3 चीजें इस सरकार के सामने फेस करने को आई। जैसे अभी गर्मियां हुई जी, तो गर्मी में बिजली और पानी का जो संकट है, आज आप हालत देख सकते हैं राजस्थान की क्या है। ग्रामीण अंचल के अंदर आज भी इस बरसात के मौसम में भी लाइट नहीं है, जबकि गर्मी में तो कई बार समझते थे कि ये तो लेकिन सरकार कह रही है कि बिजली कंपनियों को डुबोने का काम तो आपने किया है, पानी के लिए जबरदस्त कर्ज में डुबो दिया है, सड़कों पर खड़े हैं फ्रीबीज करके। तो ये बिजली कंपनियों को नुकसान तो आप लोगों की सरकार ने पहुंचाया। मौजूदा सरकार तो ये आरोप लगाती है। क्या करने इससे? बिजली कंपनियों की आज हालत खस्ता है और उसके लिए आप लोगों की सरकार जिम्मेदार रही है, क्योंकि फ्रीबीज आप बांट रहे थे। 100 यूनिट बिजली फ्री आपने कर दी थी। नहीं, तो हमारे में ऐसा है, मेरी बात सुनिए, फ्री जो बढ़ती है उसका पैसा राजस्थान सरकार देती है, बिजली कंपनियां नहीं देती है। आपको पता ही नहीं है। उससे तो बल्कि फायदा है कि जनता कोई बिल नहीं भर पाए, कोई पेंडेंसी रहती है, वो नहीं मांगना पड़े, सरकार की तरफ से इकट्ठा पैसा आ जाता है, उससे तो बिजली कंपनियां मजबूत होती है। नहीं, ये सरकार के आरोप है, उन आरोपों को आप तक पहुंचा रही हैं। स्थिति नहीं, तो सरकार के आरोप, आप तो इसकी पूरी जो है मैं कहना चाहूंगा, इसकी बाल की खाल निकालिए ना। हाँ। कि सरकार गलत कह रही है, टीकाराम जूली गलत कह रही है। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन सही कह रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि विरासत में खजाना खाली मिला। तो सभी को मिलता है, सभी को मिलता है, ये तो प्रक्रिया है। यहाँ तो पिछले 30 सालों से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आ रही है, और चाहे कोई परिस्थिति रही हो, बिजली की इतनी बुरी हालत मैंने तो आज तक अपने जीवन के अंदर नहीं देखी। आज भी जहां बिजली नहीं मिल रही है, आज ऐसी भयंकर उमस है, गरीब परिवार, बच्चे बेचारे कहाँ झोपड़ियों के अंदर पड़े हुए हैं, सांप काटने का डर है, कीड़े काटने का डर है, बीमारियां होने का डर है, और ऐसी स्थिति के अंदर लाइट नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं है। कभी आपके रिपोर्टर्स को भेजिए कि वो ग्राउंड पर हम लगातार ग्राउंड पर पानी और बिजली दोनों की समस्या दिखाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से कोयला आता है,
प्रोडक्शन के लिए, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो कोयले आने की प्रक्रिया थी वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वक्त में रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से इसको लेकर जो समझौता था वो एक बार फिर से किया गया और वो डिमांड फिर से जो पूर्ति उसकी हो चुकी है शुरू। तो जो काम कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाया कोयले को लेकर, सप्लाई को लेकर, वो अभी सरकार ने किया। बहुत अच्छी आपने, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे समय में दिक्कत थी कोयले की, उस दिक्कत के बावजूद भी हम बिजली दे रहे थे। अब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी, भारत सरकार की भी, और कोयला भी पूरा आ रहा है। सारा जो इनके आपके थर्मल पावर प्लांट है सारे फुल गति से चल रहे हैं, लेकिन जनता को बिजली नहीं है। तो क्या करें आप बताइए। मुख्यमंत्री जी वहां जाके आए हैं, कोयला पूरा आ रहा है, बिजली पूरी मिल नहीं रही, तो वो बीच में कहाँ जा रही है बिजली, यही पूछना चाह रहा हूँ। न इंडस्ट्री को बिजली है, न किसान को बिजली है, न आम जनता को बिजली है। वो कहा जा रहा है वो बिजली वहां जा रही है जब चुनाव से पहले समझौता कांग्रेस सरकार ने किया था कि पड़ोसी राज्यों को बिजली हम देंगे, तो वो उस चुनाव से पहले तो बिजली पूरी दे दी। और ये वादा किया जब गर्मी का जब पीक टाइम आया तो उस वक्त क्योंकि एग्रीमेंट था, बाध्यता थी, तो फिर बाकी राज्यों को देनी पड़ रही। इसमें जरूर खामी है मौजूदा सरकार की कि उनको बंदोबस्त पहले करना चाहिए। देखिए मैं फिर आपकी बात को बड़ी कर रहा हूं। हाँ। ये 10 स्कीमें हमारी बंद करके नया एग्रीमेंट कर सकते हैं, ERCP को चेंज करके PKC कर सकते हैं, तो हमारी सरकार का जो एग्रीमेंट है वो बिजली का भी चेंज करके दूसरा कर लें, कहां दिक्कत आ रही है। नया एग्रीमेंट कर लीजिए। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप प्रदेश के लिए करना क्या चाहते हैं। कब तक आखिर कांग्रेस पे दोष देंगे, कब तक। ठीक है, टीकाराम जूली जी हमारे साथ, तो हमारे कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। आरपी विजय जी बीजेपी से हैं, पंकज शर्मा जी कांग्रेस से हैं, निसार अहमद साहब पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत। अभी तक टीकाराम जूली जी से जो सवाल हमने किए उनके जवाब आपने सुने। आरपी विजय जी आप जवाब क्या देना चाहेंगे जो टीकाराम जूली जी की तरफ से कहा गया है? मैं इजाजत लेना चाहूंगा सर। नहीं, मैं एक सवाल और लूंगा सर। मैं एक सवाल, टीकाराम जी प्लीज आप जरा, मैं 2 मिनट और चाहूंगा आपके। मैं एक सवाल लूंगा, जरा बीजेपी नेता को सुन लेते हैं, फिर मेरा एक सवाल होगा बस। बोलिएगा विजय साहब। आरपी विजय जी की आवाज दीजिएगा। हमारे को जो बताया अभी टीकाराम कर लीजिए पहले क्वेश्चन कि पिछली सरकार ने जो काम किए थे, इनको पता है कि बिजली बोर्ड पे कितना ये घाटा छोड़ के गए थे। हाँ। वसुंधरा जी ने है ना 64,200 करोड़ रुपए का जो घाटा था वो पूरा करके गई थी। हाँ। और राज्य सरकार ने वहन किया था। उसके बाद में ये 85,800 करोड़ रुपए का घाटा छोड़ के गए हैं। हाँ। तो बिजली कंपनी को डुबाने का काम तो इन्होंने किया है। इन्होंने तो कोई काम क्या किया, इन्होंने तो बिजली मतलब कहा फ्री की बिजली बांटेंगे, 2,000 यूनिट हम किसानों को देंगे। विजय साहब शायद आप सुन नहीं पाए, टीकाराम जूली जी ने कहा कि जो बिजली की सब्सिडी दी गई सरकार ने उसको पे किया, इसमें बिजली वितरण कंपनी पे किया। तो यही सवाल मैं कर चुकी हूं। आज नहीं, बिजली कंपनियों पे 85,200 करोड़ रुपए का घाटा है और ओवरऑल 1,39,000 करोड़ का घाटा है। ये कौन छोड़ के गया है? ये कैसे हुआ? अगर टीकाराम जी जूली सही बोल रहे हैं तो उनसे ये तो पूछो कि ये घाटा कैसे हुआ। फिर टीकाराम जूली अगर इन्होंने पैसा दे दिया होता सर जवाब दीजिएगा, घाटा होता ही नहीं। ये घाटा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, के गए हैं जब से बिजली विभाग बना है। ये आप बात को समझ जवाब दे रहे हैं विजय जी, जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। आप मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये जनता को देने का काम सरकार का होता है। ये घाटे या प्रॉफिट के लिए स्कीमें नहीं चलती है। हम बिजली बेच के जनता से पैसा कमाने का काम नहीं कर सकते। जनता को सहूलियत देना ही सरकार का काम है। आज रोडवेज चलती है, हम रोडवेज, प्राइवेट बसें तो कमाई के लिए चलती हैं, क्या राजस्थान सरकार कमाने के लिए रोडवेज बसें चलाएगी? हम जनता को सुविधाएं देने के लिए चला रहे हैं। कमाने के लिए हमारे पास हमारे विभाग हैं, आबकारी है, माइंस है, आपके टैक्सेज हैं, सब जगह से पैसा आ रहा है। तो ये कहना, और बिजली कंपनियों पे कोई आपकी सरकार रही हो, हमारी सरकार रही हो, हमेशा जो है घाटे के अंदर जाती है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति पहले से ही चलती हुई आ रही है। और जब हम अगर सहूलियत देने की बात करें तो उसमें पूर्ति नहीं हो सकती। तो आपके मुताबिक सरकारी विभाग अगर घाटे में जा रहे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। यही बात कहना चाहूंगा, एक ही बात कहना चाहूंगा, हमने गरीबों को सब्सिडी दी, हमने किसान को सब्सिडी दी। अगर आपको दिक्कत है तो आपकी सरकार आप बंद कर दीजिए।
दूसरी बात, आप अपना मैनेजमेंट सही करिए, जनता को बिजली पूरी दीजिए। आपने हमारी और स्कीमें बंद कर दी है तो इसको बंद कर दीजिए, पर बिजली तो दीजिए जनता को। एक सवाल टीकाराम जूली जी और ये है, हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। कृषि और ग्रामीण विकास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, मंत्रालय है। 4 जून को जब लोकसभा के नतीजे आए उसके बाद से ही कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मंत्रालय में नहीं रहे, कामकाज नहीं संभाला। आपको लग रहा है कि कृषि को लेकर जो बजट में घोषणाएं होंगी, जो आवंटन होंगे, जो स्कीम्स होंगी, वो सही होंगी? देखिए, कृषि मंत्री किससे पूछ रहे हैं? टीकाराम जी से पूछा, फिर उसके बाद आता हूँ विजय जी आपके पास। इस्तीफा मुख्यमंत्री जी उसका इस्तीफा मंजूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये अभी सारी असमंजस की स्थिति है। और किरोड़ी लाल जी पिछले, मैं समझता हूं, 4-5 महीने से डिपार्टमेंट के अंदर नहीं गए, क्योंकि पहले 3 महीने आचार संहिता थी। आचार संहिता के बाद से ही उन्होंने विभाग एक प्रकार से छोड़ रखा है, और उन्होंने ये कह भी दिया कि सरकार की जो नीतियां हैं जिसकी वजह से बीजेपी हार रही है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और उन्होंने इस्तीफा दिया। जिस सरकार का मुख्यमंत्री मंत्री से डायरेक्ट संवाद नहीं रख सकता है, जिस सरकार के विधायक मुख्यमंत्री से डायरेक्ट संवाद नहीं रख सकते हैं, मंत्रियों के ऐसे उनकी इच्छा से नहीं लग सकते हैं, तो वो सरकार क्या भला करेगी जनता का? क्योंकि मंत्री हो चाहे विधायक हो, एक प्रकार में जनता के प्रतिनिधि हैं। पूरी जनता तो यहाँ आके अपनी बात कहेगी नहीं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में जिन नुमाइंदों को भेजा है, उनकी बात सरकार सुनती नहीं। अभी ये असमंजस की स्थिति पूरी सरकार में ये चल रही है कि बजट बना कौन रहा है, पेश कौन कर रहा है, पढ़ कौन रहा है। जी, आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से पिछले दिनों लगातार, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मुख्यमंत्री उद्योगपति वर्ग हो, सभी से चर्चा की गई, सभी को बैठाया गया, बातचीत की गई। अशोक गहलोत सरकार के वक्त में भी मुख्यमंत्री आमंत्रित करते थे तमाम अलग अलग वर्गों के लोगों को, और उनके सुझावों को लेते थे और शामिल करते थे। आप तो कह रहे हैं कि मंत्री और विधायकों से बात नहीं करते, वो तो आम प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। नहीं, कहा अभी पता चलेगा ना। आप ही बता दी, क्वेश्चन आपका ये, जब कृषि मंत्री नहीं आ रहे तो क्या कृषि का किनसे पूछा होगा इन लोगों ने? किसानों को बुलाया। और इसी प्रकार से जिन से सुझाव लिए हैं, अभी बजट आ जाने दीजिए, 2 घंटे की बात है, फिर अपन वापस जुड़ेंगे और पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, आरपी विजय जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पे आप लोग निर्भर हो गए हैं, तो क्या किसान विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं वो सुझाव देने जा रहे हैं? इजाजत ले रहा हूँ मैडम। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीकाराम जी हमसे जुड़ने के लिए। याद दिला देता हूँ, टीकाराम जी को मैं याद दिला देता हूँ, टीकाराम जी ने क्या कहा था आपको पता है ना? आवाज आ रही है? जी जी आरपी जी, अपनी बात कंटिन्यू रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि टीकाराम जूली जी ने जो बात कही, यहाँ तो कोई विधायक है ना जो मंत्री की बात नहीं मानता था इनके कांग्रेस में, तो मंत्री की बात है कि मुख्यमंत्री जी की बात मंत्री नहीं